everybody, welcome back to the channel. Today is our day number 21 of our NCERT series, जहाँ पर हम NCERTs कवर कर रहे हैं वन बाय वन। क्लास 6 क्लास 7 की NCERTs कंप्लीट कर चुकी हैं, क्लास 8 की NCERT चल रही है, वहाँ पर हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। ये चैप्टर वो है, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है किस लिए चलाई जा रही है? आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सीटेट दे रहे हैं, DSSS भी दे रहे हैं, TGT PGT वॉट एवर बिहार के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वही हम यहाँ पर एज अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। KV दे रहे हैं, NVs दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है, उसके लिए ये आपको पढ़नी ही पड़ेगी, राइट। तो हम उसके लिए यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके अलावा भी BEd का कंटेंट आपको चैनल पर मिल रहा है और भी एग्ज़ाम्स की हम तैयारी साइड बाय साइड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे इसको, लेकिन शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन आपको। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है UGC नेट, CTET एंड UPTET। तो चलो शुरू करेंगे। तो देखो चैप्टर का नाम है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। हम सबको पता है, हम सबको जब भी कोई एग्ज़ाम कभी दिया है तो वहाँ 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात बार बार होती है। तो रिवोल्ट ऑफ 87 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम कहते हैं। आज़ादी के लिए पहला वॉर अगर कोई हुआ तो 1857 को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? इंडिपेंडेंस के लिए हमने मांगा, मतलब लोगों ने जब रिबेल किया। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखा था कि किस तरीके से जो यूरोपियन पावर्स हैं, जो ब्रिटिश हैं, वो इंडिया के लोगों को परेशान कर रहे हैं। चाहे तो उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप इंडिगो को कल्टीवेट कीजिए, चाहे फोर्स कर रहे हैं महलवाड़ी सिस्टम से, रैयतवाड़ी सिस्टम से। हर तरीके से ब्रिटिश जो हैं वो इंडिया के लोगों से पैसा निकालना चाह रहे थे। चाहे फेमाइन आ रहा है, चाहे भुखमरी आ रही है, लेकिन ब्रिटिशर्स को इस बात से कोई मतलब नहीं था। और जब इस सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई तो अब लोगों ने क्या किया? लोगों ने अब रिवोल्ट करना स्टार्ट किया। यही चैप्टर इसके बारे में है, इस पे हम पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की एक पेंटिंग है जहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। शुरू करेंगे। तो देखो पॉलिसीज़ एंड द पीपल, है ना। पॉलिसीज़ एंड द पीपल क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब जो पॉलिसीज़ थी, कैसी पॉलिसीज़ थी जो लोगों को इफ़ेक्ट कर रही थी, ऑर्डिनरी पीपल को इफ़ेक्ट कर रही थी, और इसकी वजह से लोग यहाँ पर रिवोल्ट करते हुए हमें दिखते हैं, है ना। तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था, महलवाड़ी सिस्टम देखा था, रैयतवाड़ी सिस्टम देखा था, ये सारे देखे थे। और हमने ये देखा था कि लोगों का उसके ऊपर, उन पॉलिसीज़ का लोगों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। लोग परेशान हैं, लोग रेवेन्यू दे नहीं पा रहे, है ना। इन्होंने तो फिक्स कर दिया कि आपको इतना रेवेन्यू हमें देना है, लेकिन बारिश नहीं हुई, इरिगेशन नहीं हुआ, इतनी फसल हुई ही नहीं, लेकिन उन्हें वो भरना है। और वो लोग क्या होते थे? लूप में फंस जाते थे। मनी लेंडर से पैसा लिया, है ना, उससे खेती की, और वो क्या था? हमेशा टैक्स पर टैक्स चलता चला जाता था और पैसा कभी ख़त्म नहीं होता था और कर्जदार हो जाते थे वो वहाँ पर, है ना। तो क्या था कि चाहे राजा हो, चाहे तो इंडिया के राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे पीजेंट हो, लैंडलॉर्ड हो, हर कोई किसी ना किसी तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा था। किसकी वजह से? ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ की वजह से। और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से अब लोगों ने धीरे धीरे रेजिस्ट करना शुरू किया था। जब इंडिगो कल्टीवेशन देखा तो हमने देखा था कि बाद में आके लोगों ने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया उसके लिए कि हम नहीं करेंगे इसको, है ना। लठियार्स हमने देखे थे, राइट। और जो भी एक्शंस जो उनको हार्म कर रहे थे उनके अगेंस्ट में अब ये लोग खड़े होने शुरू हो गए थे, है ना। नवाब्स लूज देयर पावर, हमने ये भी देखा था कि सिराजुद्दौला हुआ है, सिराजुद्दौला हुए, और ये लोग हुए, इन लोग की पावर अब लॉस होती जा रही थी, है ना। जो नवाब थे इंडिया में वो अब अपनी पावर लॉस करते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने अपनी ज़मीन जो है वो लेनी शुरू कर दी थी। ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर रूल करने शुरू कर दिए थे, और नवाब्स को ना पैसों से इस तरीके से इन्होंने दबा दिया था कि अब नवाब भी रिवोल्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो क्या है अब यहाँ पे? जैसे ही मिड 18th सेंचुरी आती है, हमने देखा कि नवाब जो हैं और इंडिया के जो राजा हैं उनकी जो पावर है अब वो कम होती जा रही है, और कम होते होते धीरे धीरे वो लोग क्या है, अपनी पावर को लॉस्ट कर देते हैं, है ना। जो रेजिडेंट थे, हमने देखा था कि रेजिडेंट्स जो हैं, लास्ट क्लास में देखा था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो लोग थे, जो राजा थे, उनकी कोर्ट्स में, उनके दरबार में अपने रेजिडेंट खड़े कर दिए थे, जिससे क्या हुआ था कि फ्रीडम, जो रूलर की जो फ्रीडम थी ना, वो ख़त्म हो गई थी। अब ब्रिटिश को सब पता था कि राजा कौन सी पॉलिसी लाने वाला है, क्या करने वाला है ना। और क्या किया था? उनकी आर्म्ड फोर्सेस को डिसबैंड कर दिया था। क्या किया था? हमने लास्ट चैप्टर में देख चुका है ये सब चीज़ें। वहाँ पे क्या कर दिया था उन्होंने कि जो उनसे कहा था कि अगर आपके ऊपर बाहर से रिवोल्ट होगा तो हम
हम आपको हेल्प करेंगे, है ना, और इसलिए आप हमें रेवेन्यूज़ दीजिए। ये बहुत ही चालाकी से उन्होंने लोगों को, राजा जो थे उनको अपने लिए अपनी तरफ कैप्चर किया था, है ना। बहुत सारी रूलिंग फैमिलीज़ थी, उन्होंने कंपनी से नेगोशिएट करने की काफ़ी कोशिश भी की थी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई थी जो झांसी की, जो चाहते थे कि कंपनी जो है, जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो उनके जो अडॉप्टेड सन है उनको किंगडम का राजा बना दे। जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनके पास अडॉप्टेड सन होते हैं, तो वो चाहती हैं रानी झांसी कि भाई हमारे बेटे को ये लोग रिकॉग्नाइज़ कर दें। ऐसे ही हम नाना साहेब के बारे में देखते हैं जो कि पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन होते हैं। वो भी कहते हैं कि भाई हमें मुझे मेरे फादर की जो पेंशन है वो आप दीजिए जब उनके फादर की डेथ हो जाती है। लेकिन कंपनी जो है, हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर, कंपनी इतनी इगोइस्टिक है, इतनी अपनी पॉलिसीज़, अपनी पावर के ऊपर इतनी ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस है कि वो उनकी ये सारी रिक्वेस्ट को डाउन कर देती है, टर्न डाउन कर देती है, मना कर देती है ना। और इसीलिए धीरे धीरे लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। आप खुद भी देखिए, आप कहीं पर, आपका लोकल एरिया है, आपका जो, अगर कभी आपके जो एमएलए या एमपीज़ हैं वो अगर बहुत अच्छे हैं, है ना, वो आपके यहाँ का काम करा रहे हैं, तो आपका उनसे कनेक्शन होता है, राइट। जबकि अगर आप किसी और जगह पे ऐसा नहीं होता कि आप जा कर के किसी और राजा से कनेक्ट कर पाए, नहीं, आपके यहाँ अगर किसी ने काम करा है तो आपको उससे कनेक्शन होता है। तो ऐसा ही इंडिया में हमने देखा, तो लोगों को अब गुस्सा भी आ रहा था, है ना। तो अवध जो है, जो अवध एक टेरिटरी थी, हमने देखा था अवध किस तरीके से बंगाल से आकर के अवध बनाया गया। तो अवध जो है वो वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज थी जो कि एनेक्स की थी। हम देख रहे थे कि जो ब्रिटिश हैं उन लोगों, वो लोग क्या कर रहे थे, जिनका भी अडॉप्टेड सन थे उनको वो करते जा रहे थे, एनेक्स करते जा रहे थे अपनी टेरिटरीज़ में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, सब्सिडरी पॉलिसी के थ्रू, है ना। तो 1801 में एक सब्सिडरी अलाइंस जो है वो अवध के ऊपर इम्पोज की जाती है और 1856 में फाइनली अवध को ब्रिटिश जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं, है ना। गवर्नर जनरल डलहौजी जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि जो टेरिटरी है, किस बेसिस पे, देखो किस बेसिस पे अवध को ये लोग एनेक्स कर रहे हैं। डलहौजी जो हैं वो कहते हैं कि ये जो टेरिटरी है ये मिसगवर्न की जा रही है और ये ज़रूरी है कि ब्रिटिश रूल वहाँ पर लगाया जाए, जिससे कि एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन अवध के यहाँ होने लगे, अवध में होने लगे। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अवध कौन सी पॉलिसी से एनेक्स हुआ था। सेकेंडरी थिंग, सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। थर्ड थिंग, किसने किया था, डलहौजी ने कहा था। फोर्थ थिंग, किस रीज़न की वजह से किया था। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता हुआ दिख सकता है। ठीक है, चलो, तो कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड, है ना। तो अब कंपनी ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि किस तरीके से हम जो मुगल डायनेस्टी इंडिया में है, स्टैब्लिश्ड है, इसको हम किस तरीके से ख़त्म करेंगे, है ना। जो नेम है, द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। जो नेम था मुगल किंग का, द नेम ऑफ द मुगल किंग जो था वो रिमूव किया गया फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। कंपनी जो भी कॉइन्स मिंट कर रही थी उस पे से अब इन्होंने मुगल किंग का नाम हटा दिया था, है ना। 1849 के अंदर गवर्नर जनरल डलहौजी जो हैं वो कहते हैं कि जब डेथ हो जाएगी, दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफ़र, जब बहादुर शाह जफ़र नहीं रहेंगे तो जो उनकी फैमिली है उसको रेड फोर्ट से बाहर हम शिफ्ट कर देंगे, है ना। दिल्ली में कोई और जगह हम उनको दे देंगे। तो ब्रिटिश वेरी कनिंगली प्लानिंग, है ना, बहुत ही कनिंगली इन्होंने प्लान किया कि किस तरीके से मुगल डायनेस्टी को इंडिया में ख़त्म किया जाएगा, है ना। तो इन्होंने कह दिया कि बहादुर शाह जफ़र की जो फैमिली है उनकी डेथ के बाद उन्हें हम रेड फोर्ट से निकाल देंगे। ठीक है, तो रेड फोर्ट बनवाया किसने था, कमेंट सेक्शन में इसको लिखोगे आप। 1856 के अंदर गवर्नर जनरल कैनिंग आता है और वो डिसाइड करता है कि अब जो बहादुर शाह जफ़र हैं वो लास्ट मुगल किंग रहेंगे और उनकी डेथ के बाद कोई भी राजा, कोई भी उनका बेटा राजा नहीं कहलाएगा, उनको सिर्फ राजकुमार कहा जाएगा। ठीक है, तो ये एक राजा के लिए बहुत ही सेटबैक होता है कि उनसे कह दिया। अब आप देखिए कि यूरोप से एक फॉरेन पावर आके इंडिया में कह रही है कि आप क्या कीजिए कि हम अब यहाँ पे कोई राजा नहीं रहेगा। नो डाउट ये लोग भी, जो बहादुर शाह जफ़र थे, ये लोग भी बाहर से आए हुए थे, इंडिया के राजा नहीं थे, बट स्टिल ये बहुत बड़ी बात है कि यूरोपियन पावर्स आकर के इंडिया में बता रही हैं कि अब यहाँ पे राजा और राजा का राज नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे। सेकेंडरी थिंग, किसने किया था, गवर्नर जनरल किसने कहा था कि बहादुर शाह जफ़र लास्ट होंगे, तो लॉर्ड कैनिंग था,
है ना, तो आप इनका ये बातें याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज द पीजेंट्स एंड द सिपॉयज। तो कंट्री साइड में, जो कंट्री साइड वाला एरिया होता है, वहाँ पे पीजेंट्स और ज़मींदार जो हैं उनको हाई टैक्स देना पड़ रहा था और बहुत सारे रिजिड मैथड्स थे उनके रेवेन्यू कलेक्शन के। हमने देखा था रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सारे सेटलमेंट्स जो थे इनसे लोगों से हाई टैक्सेस लिए जा रहे थे। बहुत सारे लोग जो थे वो अपने लोन्स वापस नहीं दे पा रहे थे मनी लेंडर्स को, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो ज़मीन थी, क्योंकि रेवेन्यू नहीं दे पा रहे तो तो क्या है, ज़मीन जो है वो अपनी खोते जा रहे थे, है ना। तो इंडियन सिपॉयज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जो भी इंडियन सिपॉयज थे, जो सोल्जर्स थे, वो कंपनी के यहाँ जो भी काम करते थे उनके पास भी रीजंस थे डिसकंटेंट के लिए। वो भी कंपनी से खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि पहली बात, उनके पास पे इनको अच्छी नहीं मिल रही थी, उन्हें अलाउंसेस अच्छे नहीं मिल रहे थे, कंडीशंस ऑफ सर्विस उनकी अच्छी नहीं थी, और बहुत सारे कुछ नए रूल्स आते हुए हमने इंडिया में देखे जिसने क्या किया, उनकी जो वायलेट किया, उनके रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ को, बिलीफ को, मतलब उनके रिलीजियस पार्ट को ये लोग टच कर रहे थे, है ना। तो उस वक्त पे एक सोच चली जाती थी लोगों में। वो कहते थे कि अगर आपने सी को क्रॉस कर दिया, आपने अगर समंदर क्रॉस कर दिया, तो आप अपनी रिलीजन और कास्ट को खो देंगे, है ना। तो जब 1824 के अंदर जब सिपॉय से ये कहा गया कि आपको बर्मा जाना पड़ेगा, म्यांमार की बात हो रही है, बर्मा बाय द सी रूट, है ना, सी रूट से आपको बर्मा जाना पड़ेगा कंपनी की तरफ से लड़ाई करने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, सिपॉयज़ ने, इंडियन सिपॉयज़ ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। क्यों? लेकिन हमें किससे, लैंड रूट से लेके चलो। तो लैंड रूट से वो लोग जाते हैं, है ना। तो उनको बहुत ज़्यादा पनिश किया जाता है सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन। और लेकिन ये इशू जो है धीरे धीरे चल रहा था, ऐसा नहीं था कि इशू यहीं ख़त्म हो गया। 1856 के अंदर कंपनी एक नई लॉ लाती है जिसमें कहा कि that every new person who took up employed in the company's army had to agree to serve overseas if required। उन्होंने कहा, एक लॉ लेकर आती है 1856 में कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सोल्जर्स को ओवरसीज़ जाना पड़ेगा और जाकर के वहाँ सर्व करना पड़ेगा। सिपॉयज़ ने भी रिएक्ट किया, है ना। उन्होंने भी कहा कि भाई ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। बहुत सारे पीजेंट्स थे, उनकी फैमिलीज़ गाँव में रह रही थी, तो जो पीजेंट था ना, जो एंगर था पीजेंट्स का, वो क्विकली सिपॉयज़ तक भी पहुँच जाता है ना। अब रिफॉर्म्स के लिए रिस्पॉन्सेस कैसे आते हैं? तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने सोचा कि भाई इंडियन सोसाइटी को हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ना। जैसे हमेशा रहा यूरोपियन पावर्स को, उन्हें ऐसा लगता है कि वेस्टर्न जो चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, बाकी सबको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जैसे कि डेमोक्रेसी के लिए हमेशा यूएस और इनको रहता है कि नहीं भाई डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट नहीं है या सोशलिस्ट नहीं है ना। तो रशिया के साथ इनकी लड़ाई इसी वजह से, क्योंकि ये चाहते हैं कि हर कोई इनकी तरह हो जाए, है ना। तो लॉज यहाँ पर क्या होता है, लॉज पास की जाती हैं जिससे कि सती सिस्टम को इन्होंने स्टॉप किया, है ना। और रीमैरिज, विडो रीमैरिज इन्होंने स्टार्ट की। तो कुछ अच्छे काम भी हम यहाँ इनके देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की एजुकेशन जो है वो एक्टिवली इन्होंने प्रमोट की। और 1830 के बाद द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, 1830 के बाद कंपनी जो है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, कौन होते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज़? जो क्या अपने रिलीजन के बारे में चीज़ों को बताते हैं, है ना। तो उनसे कह दिया कि आप चाहते हैं तो आप बताइए, आप पढ़ाइए लोगों को, और आप चाहते हैं तो लैंड भी खरीद सकते हैं, इंडिया में प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, ठीक है। और 1805 में उसी फॉर्म में ये लोग एक नई लॉ लेकर आते हैं, और वहाँ पे जो कन्वर्ज़न है कि आप अगर हिंदू हैं तो हिंदू से क्रिश्चियन कन्वर्ट हो जाइए, मुस्लिम से क्रिश्चियन कन्वर्ट हो जाइए, उसकी जो लॉ थी उन्होंने इसको बहुत ईजियर कर दिया, है ना। उन्होंने कहा कि भाई जो भी इंडियन है जो कन्वर्ट करेगा क्रिश्चियनिटी में, वो अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है ना। कि और तो लेकिन अब क्या होगा, अब ये सब चीज़ें करें तो बहुत सारे इंडियंस को लगा कि भाई यार ये तो हमारे रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, है ना, हमारे सोशल कस्टम्स को, हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को ये हर्ट कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो थे वो ही इसके अगेंस्ट थे। बहुत सारे लोग थे वो चाहते थे कि इस एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस जो हैं वो चेंज हो, है ना। तो इनके ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स है, हम चैप्टर 6 के अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब लोगों की आंखों से, टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल, स्टडी सोर्सेज 1 and 2। देखो इसे मैं नहीं पढ़ रही हूँ, इसे आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। तो ये लोगों के हिसाब से था कि लोगों ने क्या कहा। बस यहाँ से 2 चीज़ें आपको पढ़नी है कि एक बुक का नाम माझा प्रवास किसने लिखी, विष्णु भट्ट ने लिखी, विष्णु भट्ट गॉड से, ये आपको पता होना चाहिए, इसे अपने नोट्स में लिख लो, है ना। और अगर यहाँ पे किसी बुक का नाम है तो वो आपको लिखना है ना। ये आपको लिखना है। सीताराम पांडे का आपको नाम पता होना चाहिए। ये कौन सी आर्मी से आते थे? बंगाल नेटिव आर्मी से। क्वेश्चन पूछ लेता है, याद रखेंगे हम इस चीज़ को, ठीक है। चलो
ओके सो एक म्यूटिनी जो है, अब एक म्यूटिनी किस तरीके से रिबेलियन बन जाती है हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली बात, म्यूटिनी क्या होती है? म्यूटिनी का मतलब होता है कि कुछ सोल्जर्स एक साथ, मतलब एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, मान लो 10 लोगों का, फॉर एज एन एग्जांपल 10 लोगों का सोल्जर का ग्रुप है और उन्होंने अपने बॉस से मना कर दिया कि नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ठीक है। तो थ्रू स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल, है ना। तो जो स्ट्रगल था रूलर्स और रूल्ड के बीच में, वो ऐसा कोई अनयूजुअल नहीं था। समटाइम्स सच स्ट्रगल्स बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड एज अ पॉपुलर रेजिस्टेंस सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक डाउन, है ना। तो ये कोई नई बात नहीं थी। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अब लोगों को ये लगने लगा था कि उनका एक कॉमन एनिमी है, और इस कॉमन एनिमी कौन है? कॉमन एनिमी ब्रिटिश के, इनके अगेंस्ट हमें खड़ा होना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में हमें खड़ा होना है तो क्या करना पड़ेगा? लोगों को अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, है ना, और कॉन्फिडेंस डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो सच अ सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया इन 1857 के अंडर में ऐसी ही ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें जो है, लोग इनिशिएटिव लेने लगते हैं, ऐसी सिचुएशन हम डेवलप होते हुए देखते हैं। 100 साल ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर 100 ईयर्स हो जाते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मैसिव रिबेलियन फेस करती है दैट स्टार्टेड इन मई 1857 एंड थ्रेटन्ड द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया, ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके अगेंस्ट में जो है हम इट वाज इन मई 1857, मई 1857 की बात है, आज भी अभी भी मई चल रहा है। तो मान लो कि 1857 में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में कुछ लोग खड़े होते हैं और कहते हैं कि आपकी मतलब उनकी जो प्रेजेंस है इंडिया में उसको थ्रेटन करते हैं। सिपॉइज जो है, जो सिपाही म्यूटिनी है वो मेरठ से शुरू होती है और लार्ज नंबर ऑफ पीपल, है ना, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में खड़े होते हैं, है ना। और कुछ लोग इसे कहते हैं कि बहुत बड़ा आर्म्ड रेजिस्टेंस था अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। ओके, ओहो, गिव मी अ सेकेंड, वेयर वर वी, ओके, हाँ या ठीक है। अब मेरठ से दिल्ली कैसे पहुंचते हैं? फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। सो ऑन 8th of April 1857, 8 अप्रैल, डेट याद रख लेना, क्वेश्चन में एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हो एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं, है ना, तो याद रखना। तो क्रोनोलॉजी में भी इसे करवा लेते हैं, है ना। तो ये 8 अप्रैल है। 3 जुलाई को कहाँ से? बरेली से हुआ था, है ना, याद रखना इन डेट्स को। चलो, 8 अप्रैल, ऑन 8 अप्रैल 1857, एक यंग सोल्जर, नाम है उनका मंगल पांडे, आप सब ने आई होप सुना होगा नाम इनका। तो मंगल पांडे को हैंग कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स के अगेंस्ट में उनको अगेंस्ट में अटैक किया था। कहाँ पर? बैरकपुर में, है ना। तो उसके कुछ दिन बाद सम सिपॉइज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल, है ना। उसके कुछ दिन बाद ही, जब 8 अप्रैल को मंगल पांडे को ये अटैक किया जाता है, उनको डेथ हो जाती है, उसके बाद मेरठ में कुछ सिपॉइज जो है वो मना कर देते हैं कि हम नए जो कार्टेजेस आए हैं, है ना, ये कहा गया था, ये माना जा रहा था उस वक्त पे कि जो उन्होंने नए कार्टेजेस, कारतूस बनवाए हैं, उसमें काऊ और पिग का फैट इन्होंने यूज़ किया। तो वो क्या था? रिलीजन को इनका जो रिलीजन है उसको अफेक्ट करता, तो उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। सो 85 सिपॉइज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, और उसलिए जब ये लोग मना कर देते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स कहते हैं 85 लोगों को ये लोग सर्विस से डिसमिस कर देते हैं और 10 साल की जेल उन्हें देते हैं, है ना। और ये कब होता है? 9 मई 1857। रिमेंबर दिस डेट, आई एम सेइंग अगेन, रिमेंबर दिस डेट, ठीक है। सो रिस्पॉन्स जो था ना अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 10 मई को जो सोल्जर्स हैं वो 10 मई को क्या होते हैं, जो सोल्जर्स जो हैं वो मेरठ जाते हैं और जो भी इन्होंने सिपॉइज हैं जिनको इन्होंने इम्प्रिजन किया था, जेल की थी, उनको रिलीज़ कर देते हैं। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल करते हैं, अटैक करते हैं, उनकी गन्स को छीन लेते हैं, है ना, और उनकी बिल्डिंग्स को, प्रॉपर्टीज़ को, सबको जला देते हैं और कहते हैं कि फिरंगीज़ के अगेंस्ट में हमने वॉर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो जो सोल्जर्स हैं वो डिटर्मिन्ड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री। तो सोल्जर्स जो हैं वो डिटर्मिन्ड हैं कि हम अपने देश में क्या है,
क्या करें हम यहाँ पे, अब हमें ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है वो ख़त्म करना है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रूल करेगी तो रूल करेगा कौन। तो अब सोल्जर्स के पास आंसर था, लौट करके कहाँ जाते हैं, मुग़ल एम्परर बहादुर शाह ज़फ़र के लिए। तो देखो दुनिया अभी भी उनको अपने यहाँ का राजा मान रही है ना। द सिपॉइज ऑफ द मेरठ, अब जैसे इंडिया में अगर पॉलिटिक्स को देख लो, अगर दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, प्रेजेंट मेन दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो अभी जो प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी है उसके अलावा हमें कोई नहीं दिख रहा। अगर कोई दिख रहा है तो हमें जो सेकंड जो प्रीवियस थी वो दिख रही है, उसके अलावा हमें कोई भी रूल करता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो द सिपॉइज ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10 मई टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग, है ना। तो सिपॉइज जो हैं वो 10 मई को जाते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, सुबह सुबह दिल्ली पहुंच जाते हैं। और जैसे ही उनके आने की खबर फैलती है, जो रेजिमेंट दिल्ली में होती है वो भी, मतलब जो सोल्जर्स हैं जो दिल्ली में काम कर रहे हैं वो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, है ना। वहाँ भी ये लोग ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल करते हैं, उनके आर्म्स एम्यूनिशंस को सीज़ कर देते हैं, बिल्डिंग्स को फायर जला देते हैं, है ना। अब क्या है, अब लोगों में उत्साह ज़्यादा बढ़ गया है। वो लोग रेड फोर्ट पहुंचते हैं, बहादुर शाह से रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें उनसे मिलवा दो। तो एम्परर जो हैं वो नहीं चाहते थे कि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में खड़े हों, लेकिन सोल्जर्स ने परसिस्ट किया और उन्होंने दे फोर्स देयर वे इनटू द प्लेस, और वो पैलेस में घुस जाते हैं और बहादुर शाह ज़फ़र को अपना लीडर जो है वो क्या है घोषित कर देते हैं। ठीक है, अब बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं वो, उनकी भी उम्र हो रही है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लेते हैं इनकी डिमांड को, और वो सारे चीफ और रूलर्स ऑफ द कंट्री को एक लेटर लिखते हैं कि आप सब आगे आइए और इंडिया के लिए खड़े होइए, है ना। और ये जो सिंगल स्टेप बहादुर शाह ने लिया, इसके बहुत सारे इम्प्लिकेशंस हम देखते हैं। मुग़ल डायनेस्टी जिसने ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया पर कंट्रोल किया था, बहुत सारे स्मॉल रूलर्स और जो चीफ थे उन्होंने उन सबको इन्होंने किया था। तो जो एक्सपेंशन हो रहा था ब्रिटिश रूल का, मैनी ऑफ देम फेल्ट दैट इफ़ मुग़ल एम्परर कुड रूल अगेन दे टू वुड बी। तो अब लोगों को लग रहा था, जो छोटे मोटे राजा थे, कि अगर मुग़ल एम्परर दोबारा रूल कर पा रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी सोच भी लोगों में आ गई थी। तो ब्रिटिश ने ये नहीं सोचा था कि ये जो रिवोल्ट है ये इतना बड़ा हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि कार्टेजेस वाला इशू है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो बहादुर शाह ज़फ़र का डिसीजन था कि उन्होंने रिबेलियन वालों का साथ दिया, इसकी वजह से सिचुएशन जो है वो इंडिया में ड्रामेटिकली बहुत चेंज होती हुई हमें दिखती है ना। ऑफन जब पीपल को लगता है कि ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी है तो वो उनको इंस्पिरेशन मिलती है ना, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, होप मिलता है, करेज मिलती है। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है। अब रेबेलियन ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्प्रेड हो रहा है। आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, जब ब्रिटिशर्स को दिल्ली से इन लोगों ने निकाल दिया तो यहाँ पर देयर वॉज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। हम देखते हैं एक हफ्ते तक कोई भी अपराइजिंग नहीं हो रही, है ना। क्योंकि लोगों को टाइम भी लग रहा है ट्रैवल करने में। उस वक्त पे आपके पास एरोप्लेन तो थे नहीं कि आप उड़ करके पहुँच गए, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि रेजिमेंट, हर जगह पे जो रेजिमेंट हैं वो मेंटेनिंग कर रही हैं, है ना। और नोडल पॉइंट दिल्ली है, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, है ना। तो वहाँ से ये लोग एक दूसरे से अटैच होते जा रहे हैं। और उसके बाद जो पीपल हैं, द पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेजेस ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन एंड रैलीड अराउंड लोकल लीडर्स, है ना। अब जो है, अब लोग जो हैं वो भी इनके अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं, ज़मींदार, चीफ सब आ रहे हैं, है ना। नाना साहिब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव, तो नाना साहिब कहाँ से खड़े होते हैं? कानपुर से। मैच द कॉलम में क्वेश्चन आता है ना, कि आपसे पूछ लेंगे किसने कहाँ से किया था, तो याद रखेंगे। तो गैदर्ड आर्म्ड फोर्सेज एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी, उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित किया। इन्होंने कहा कि वो गवर्नर हैं अंडर बहादुर शाह ज़फ़र। लखनऊ से बिरजीज़ कादर जो हैं, वो नवाब वाजिद अली शाह के बेटे, वो अपने आप को नवाब घोषित कर देते हैं और वो भी कहते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र की सुज़ैरिनिटी में मैं भी यहाँ से रूल कर रहा हूँ। उनकी मदर हैं, वो भी इसमें एक्टिव पार्ट लेती हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हैं जो सिपॉइज़ को ज्वाइन करती हैं, है ना। फॉर द ब्रिटिश अलॉन्ग विद द टांटिया टोप के साथ ये लोग करते हैं। मांडला रीजन से देखते हैं हम रानी अवंतीबाई लोधी एट ऑफ रामगढ़, है ना, ये खड़ी होती हैं 4000 हु हैड टेकन ओवर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको इन सबके नाम और इनके रीजन आपको याद करने हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है। द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउट नंबर्ड बाय द रिबेल फोर्सेज, जो ब्रिटिश हैं वो ग्रेटली आउट नंबर
हो गए रिबेल फोर्सेस से, उन्हें हरा दिया गया, नंबर ऑफ़ बैटल्स वो लोग हारे, है ना, और अब लोगों को लगने लगा था कि अब ब्रिटिशर्स का कोलैप्स जो है वो होगा। सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिबेलियन डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ अवध इन पर्टिकुलर। 6 अगस्त 1857 में एक टेलीग्राम जो है लेफ्टिनेंट कर्नल टिटलर जो है वो भेजता है और कहता है, मतलब अपने वहाँ पर ही भेजता है अपने उसमें, कि आवर मैन आर काउड बाय द नंबर सपोज टू दैम एंड एंडलेस फाइट एवरी विलेज, मतलब ये वो कह रहा है कि हम लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटा जा रहा है, तो अब हम क्या करें, है ना। तो मैनी न्यू लीडर्स, बहुत सारे नए लीडर्स इंडिया में आते हैं, जैसे कि अहमदुल्ला शाह मौलवी हैं फैज़ाबाद से, है ना। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश रूल जो है वो अब ख़त्म होने वाला है। ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल, उन्होंने इमेजिनेशन ऑफ पीपल को कॉट कर लिया था। और वो लखनऊ आते हैं, ही कैम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश, है ना। लखनऊ आते हैं, ये नाम याद रखिएगा, अहमदुल्ला शाह फ्रॉम फैज़ाबाद। दिल्ली से बहुत सारे गाजीज़ हैं। बख्त खान जो है बरेली से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन, ये रिबेलियन का बहुत ही बड़े लीडर यहाँ पर बनते हैं। बिहार से कुंवर सिंह हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इनके आप नाम याद रखेंगे। अब क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी शांत बैठेगी, भाई कंपनी के पास तो बहुत पावर है, बहुत सारे मिलिट्री अप्लाइंसेस हैं इनके पास, है ना। तो कंपनी अब आती है और कंपनी क्या चाहती है, कंपनी इस रिवोल्ट को अब सप्रेस करना चाहती है। तो देखते हैं इसके कंपनी किस तरीके से सप्रेस करेगी, ठीक है ना। इंग्लैंड से इनको आता है कि भाई इसे रिप्रेस करो। नई नई लॉज जो हैं पास की जाती हैं जिससे कि रिबेल जो है उसको कन्विक्ट किया जाए ईज़ के साथ, है ना। तो दिल्ली जो है रिकैप्चर कर लेते हैं ये लोग सितंबर 1857 में। लास्ट मुग़ल एम्परर बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं उनको कोर्ट में ट्राई किया जाता है और उनको लाइफ उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। उनकी वाइफ और उनको जो है रंगून में रखा जाता है जेल में, है ना, अक्टूबर 1857 में, और वहीं पर इनकी रंगून जेल में नवंबर 1862 के अंदर डेथ हो जाती है। डेट्स याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे। तो रिकैप्चर ऑफ दिल्ली का मतलब ये नहीं था कि रिबेलियन जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन पीपल रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन और इसीलिए ब्रिटिश को कम से कम 2 साल फाइट करना पड़ा था जो ये पॉपुलर रिबेलियन चल रहा था उसको सप्रेस करने के लिए, ठीक है। देन लखनऊ को टेक ओवर वापस कर लेते हैं मार्च 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई को हरा देते हैं और उनको भी मार देते हैं 1858 में। ऐसा ही रानी अवंतीबाई के साथ होता है खेरी में। टाटिया टोप जो हैं वो भी जंगलों में भाग जाते हैं, है ना, और उनको भी कैप्चर किया जाता है अप्रैल 1857 में, उन्हें भी मार दिया जाता है। और जैसे जैसे विक्ट्रीज़ जो हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर एनकरेज रिबेलियन द डिफीट ऑफ, और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जैसे जैसे ब्रिटिश के अगेंस्ट वो जीतते जा रहे थे वैसे वैसे एनकरेज हो रहा था रिबेलियन। ब्रिटिश भी अपनी वापस से कोशिश कर रही थी कि वो सारी पुरानी चीज़ें जो हैं वो जीत लें। उन्होंने कहा लॉयल लैंड होल्डर्स से के लिए, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप हमें बताओगे कि कहाँ से क्या चीज़ें हो रही हैं तो हम आपको रिवॉर्ड्स देंगे, है ना। और दोज हु हैड रिबेल्ड वर टोल्ड दैट इफ़ दे सबमिटेड टू द ब्रिटिश, जिन्होंने रिबेल किया कि जिन्होंने रिपोल किया था उनसे कहा कि अगर आप ब्रिटिश के आगे आ जाते हैं, उन्हें सबमिट कर देते हैं, तो फिर इफ़ दे हैड नॉट किल्ड एनी वाइट पीपल, अगर आपने किसी वाइट पीपल को नहीं मारा है तो फिर आप सेफ़ रहेंगे और आप आ जाइए हमारे अंडर में, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, ये इन्होंने कहा। तो तरह तरह की स्ट्रैटेजीज़ ये लोग अपना रहे हैं। देन ब्रिटिश के अब क्या हुआ, ब्रिटिश ने रीगेन कर लिया। एट द एंड ऑफ 1859 हम देखते हैं कि ब्रिटिश जो है अपना कंट्रोल रीगेन कर पा रहे हैं। गिवन बिलो आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि इंट्रोड्यूस किए ब्रिटिश ने। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नई एक्ट लाते हैं 1858 में, जिसमें पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन को दे दी जाती है। अभी तक पावर नहीं थी, है ना, अभी ब्रिटिश क्राउन के पास पावर है। क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे, ठीक है। और एक मेंबर ब्रिटिश कैबिनेट के, उन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है अपॉइंट किया जाता है, और गवर्नेंस ऑफ इंडिया को लेकर के जो भी कुछ होगा उसके सारे मैटर में इनको पार्टिसिपेट करना होगा, है ना। उनको एक काउंसिल दी जाती है जो कि उन्हें एडवाइस करेगी, इंडिया काउंसिल, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब टाइटल वाइसरॉय का दिया जाता है। क्वेश्चन आता है कि कौन सी एक्ट ऐसी थी जहां से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को टाइटल वाइसरॉय का मिलता है, तो दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, है ना। देन वी हैव, और एक और चीज़ आती है कि जितने भी रूलिंग चीफ्स हैं ना कंट्री के, वो उनसे कहा गया कि अब इन आपकी टेरिटरीज़ को कभी भी एनेक्स नहीं किया जाएगा, है ना। उनसे कहा कि आप चाहते हैं तो आप अपने किंगडम को, अपने हायर को, एडॉप्टेड सन को, किसी को भी देना है तो आप दे सकते हैं, है ना, लेकिन उनको ब्रिटिश क्वीन की सॉवरेनिटी माननी पड़ेगी, ठीक है। देन इट वाज डिसाइडेड द प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड, है ना। फिर ये भी डिसाइड किया गया कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं उनका प्रपोर्शन भी अब
क्या है, कम किया जाएगा और यूरोपियन सोल्जर्स को इंक्रीज़ किया जाएगा, है ना। और ये भी डिसाइड किया गया कि अवध बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया से अब हम कम रिक्रूट करेंगे सोल्जर्स, और गुरखा, सिख और पठान जो हैं इनको ज़्यादा करेंगे, ठीक है। लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी थी उनको भी बहुत ज़्यादा नंबर में इन्होंने कॉन्फिस्केट किया। कॉन्फिस्केट मतलब अपने अंडर में ले लिया। ब्रिटिश ने बिलीव किया कि दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियन इन अ बिग वे, ठीक है। तो पॉलिसीज़ बनाई गई जिससे लैंडलॉर्ड और ज़मींदार को प्रोटेक्ट किया जाए। और इसी के बाद 1857 के बाद हम इंडिया में नई हिस्ट्री अब देखेंगे, ठीक है। खुर्दा अपराइजिंग का आप जगह ये है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जगह का नाम आप याद रखेंगे कि कहाँ के लिए। ओके, सो दैट्स इट, आई थिंक चैप्टर इज़ कंप्लीट, सो वी आर डन विद चैप्टर नंबर 5। आई होप यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज़। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करके जाइए वीडियो को, और आप किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं सेक्शन, आई विल ट्राई टू डू इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।